नमस्कार, मैं अमरजीत झा। आज हम कोरोना और इसका प्रभाव समस्या समाधान के संदर्भ में हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले कोरोना एक वायरस है। यह वायरस चीन से आया और चीन के वुहान शहर से यह क्रिएट हुआ। वैज्ञानिकों के बीच में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह चमगादड़ से आया है या प्रयोगशाला से विकसित है, लेकिन जिस तरीका से यह एक प्रलयकारी स्थिति को उत्पन्न कर रहा है, इससे तो स्पष्ट जरूर है कि यह कहीं न कहीं यह प्रयोगशाला से विकसित हुआ दिख रहा है। हम आपको इसका एक उदाहरण से प्रूफ करने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन भारत में कौटिल्य की थॉट में भी यह बात वर्णन है। जब कीटाणु लड़ाई होती थी तो कीटाणु लड़ाई में इसी प्रकार से मांस कैसे प्रभावित होगा और जो कामकाजी आदमी हैं वो कैसे प्रभावित हो सकता है, जो मनुष्य का जल और जीवन से जुड़ा हुआ जो घटक है उसको प्रभावित करना उस बैक्टीरियन लड़ाई में बात आती थी। समय के अंतराल में जब विश्व आगे की ओर बढ़ता है तो उस टॉक्सिन पैदा करने वाला बैक्टीरिया को विकसित हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। और जब दो देशों में लड़ाई होती है तो कीटाणु लड़ाई एक आणविक युद्ध के समान हो जाता है और उस कीटाणु को वातावरण में छोड़ा जाता है। जिस दो देश दुश्मन देश है उसमें छोड़ा जाता है। छोड़ने के बाद वो वायरस जहां भी जिस स्थान पर आएगा, यदि पृथ्वी पर आई तो यदि वो मिट्टी में आ गया तो वह मिट्टी से जितने भी आदमी संपर्क में आएंगे उसका जो प्रयोग किया जाएगा, उसका यदि कोई खेती के रूप में यदि उस खेत का वो यहाँ यूज करते हैं तो वहाँ सारे टॉक्सिन पैदा हो जाएगा। पेड़ पौधा उसके फल फूल सब में टॉक्सिन पैदा हो जाएंगे। जहाँ पड़ेंगे नदी जलाशय सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। जो जल का यूज करेंगे सब मरेगा। ठीक उसी प्रकार से यह कोरोना एक महामारी के साथ साथ एक संकट की घड़ी से भी हम लोग जूझ रहे हैं। यह कहीं न कहीं से कौटिल्य की इस थॉट के अनुसार यह दिख रहा है, लेकिन आने वाला समय में इस बात की पता पूरे विश्व के लिए चुनौती है जो करना होगा कि आखिर कैसे क्रिएट हो रहा है। क्या चमगादड़ से ही क्रिएट हुआ है या प्राकृतिक रूप से महामारी है। कभी कभी ऐसे हमारे आध्यात्मिक संस्कृति भी कहती है जब धर्म पर हमला होता है तो हमला का यह भी एक तरीका है। अधर्म हमला करता हमेशा धर्म पर है, तो इस सत्य और असत्य की लड़ाई हमेशा होती रही है। क्या उसी का परिणाम है? तो यह कहना बहुत कठिन है कि किस प्रकार से यह कंडीशन पैदा हो रहा है, लेकिन मानव अस्तित्व पर खतरा चौतरफा हो रहा है। जब हम कहीं समूह में आते हैं तो समूह पर हमला है। ये जिस तरीका से युद्ध में एक दो आदमी कहीं रहता है तो उस पर हमला आदमी को दुश्मन नहीं करता है। जहाँ समूह रहता है तो उसे पता होता है कि दो चार आदमी मरेगा। ठीक ये कोरोना उसी प्रकार का यह एक हमला करने की प्रयास करता है जिसमें हमारे आपकी जानें चली जा रही हैं। सारे सिस्टम रुक गए हैं। जितने गतिमान व्यवस्था था वह सब शिथिल अवस्था में जड़त्व के स्थान पर आ गया। न्यूटन्स लॉ के तहत जब तक हम उसको फोर्स नहीं लगाएंगे तब वो व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगा। यह शक्ति का फोर्स लगाना होगा जहां हम सब मिलकर के इसका सामना करें। अब मैं आपको दिखाता हूं, आज तक पूरी विश्व में 36.6 लाख लोग इस कोरोना पॉजिटिव का शिकार हो चुका है। 12 लाख लोग जरूर ठीक हुए, लेकिन 2.57 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है पूरी विश्व के आंकड़ा के हिसाब से। अमेरिका इससे सबसे अधिक प्रभावित है। 12.3 लाख लोग अमेरिका में कोरोना का संक्रमण हुआ है और 70 लाख लोगों की लगभग मृत्यु हो चुकी है।
ये आंकड़ा और बढ़ेंगे। स्पेन में 2.2 संक्रमित हैं, इटली में 2.13 संक्रमित हैं, इंग्लैंड में 1.95 लोग संक्रमित हैं, जर्मनी में 1.67 संक्रमित हैं और भारत में 50,000 हम लोग संक्रमित हो गए। बिहार में 536 हैं, भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु, दिल्ली, ये संक्रमित लोग हैं। जब तक मानव श्रृंखला जो हमारी एकता का सूचक था, इस श्रृंखला को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक यह कोरोना का शिकार, यह हमला हम लोगों को होता रहेगा। कोरोना सही में एक युद्ध है। जब आप 2, 4, 10 के समूह में जाते हैं तभी कोरोना ही हमला करता है, और जब अकेला हम घर के अंदर हैं तो हमें कोई हमला नहीं करता है। घर एक दीवार, घर की दीवार है, सुरक्षा की दीवार है जिसके अंदर हम हैं। ये रहा कोरोना का पूरी विश्व व्यवस्था पर इसकी एक प्रभाव। लेकिन अब ये देखिए, ये आंकड़े मैं आपको यहाँ बता दिया है कि विश्व में इस प्रकार से इतने लोग हैं, जहाँ विश्व में 36.6 लोग हैं, 12 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, 2.57। यह आंकड़ा मैं इसी रूप में दे रहा था। अमेरिका में 12.3 लोग, स्पेन 2.2, इटली 2.13, इंग्लैंड 1.95, जर्मनी 1.67, भारत 50,000, बिहार 536, ये हजार में है। अब इस आंकड़े को देखिए कि वुहान से जिस तरीका से दुनिया में फैला है, अब हम आपको थोड़ा सा इसे एक ग्लोब के रूप में दर्शाने का कार्य करते हैं। ये आप देखिए, जब वैश्वीकरण की परिवेश जो है यह जब आ गया, तो वैश्वीकरण के इस परिवेश के भीतर में यह चीज भी आ गया। वैश्वीकरण के परिवेश में नॉर्थ और साउथ पोल, यदि ये संक्रामक है, यह प्राकृतिक आपदा, तो पूरी प्रकृति इसके चपेट में आ जाएगी। यदि यहाँ पर कहा जाता है कोई गर्म क्षेत्र है, तो कहता है कि वहां प्रभाव कम पड़ेगा, ठंड क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कुछ धारणा दिखाई नहीं पड़ रही है फिलहाल। लेकिन इतनी बात जरूर है, जहां आयुर्वेद से संबंधित तथ्यों को यदि कोई लोग सेवन कर रहा है, तो वहां पर आपकी शरीर की एग्जिस्टिंग पावर जो है वह काफ़ी बेहतर माना जाता है, और आप यहाँ पर सामना कर लेते हैं। इस बीमारी के सामना आसानी से आप कर सकते हैं। इसलिए हमारे आयुष मंत्रालय ने कहा है हल्दी, दूध ये सेवन करें, मधु का सेवन करें, और जो प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हैं वो हमारे जीवन के लिए हमेशा एक संतोषप्रद जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान किया है। ऐसे चीज़ों का आप सेवन करें। तो अब आप देखिए, यदि व्यापार किसी एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र तक प्रवेश करता है, यहाँ से किसी वस्तु का उत्पादन यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ से किसी वस्तु का उत्पादन करके फिर ये विश्व के जिस किसी भाग तक जाएगा, इसका प्रभाव, इसका शिकार हो गए, इसका लाभ यदि पूरे विश्व, ग्लोबल विलेज का वातावरण चल रहा है, तो ग्लोबल विलेज में यदि विश्व में कोई घटना घटेगा, उसका प्रभाव हमारे गांव तक पहुंच सकता है। अब यहाँ ठंड और गर्म से कोई फर्क नहीं पड़ा है। कारण उदाहरण ये पूरी विश्व व्यवस्था में देखिए, यहाँ पर कोई ठंड और गर्म वाला कोई एरिया नहीं जिस एरिया में इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि भारत इसका निदान करना चाहे तो आपके पास आयुर्वेद के भीतर वो तकनीकी है, जिस तकनीकी के भीतर बहुत सारे वायरस को खत्म करने का, उपचार करने का तरीका हमारे ऋषि और मुनियों ने किया। यदि हमारी यह शोध इस दिशा में काम करे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खोज भारत का माना जा सकता है। अब आप इस चीज को देखिए कि अब ये संक्रमित बीमारी है, किसी से लेन देन, किसी से आना जाना, रास्ते से जा रहे हैं, कोई कोरोना पेशेंट भी रास्ते से गुजर रहे हैं, तभी हम प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर एक अपना बचाव, एक सुरक्षात्मक बचाव ही बचाव है। अब मैं इसको संकट की स्थितियों से जोड़ता हूँ कि यह किस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था पर प्रभाव को डाला है। अब जैसे ये गरीब राज्य, यदि यहाँ पर अमीर राज्य है और अमीर राज्य के भीतर 15% आबादी है, यहाँ पर 85% आबादी है,
यहाँ यदि उद्योग कच्चे माल यहाँ से जा रहा है और यहाँ निर्मित माल हो रहा है, तो निर्मित माल बनाने वाला भी आदमी प्रभावित होगा, और ये माल बना करके बेचने वाला बाजार व्यवस्था में ये लोग भी प्रभावित होंगे। यदि आपके पास इनकम 85% होता था, यहाँ 15% है, तो आप यदि यहाँ से विदेश यात्रा पर भी गए अपनी जीविका के लिए या अन्य किसी साधन पर में, तो ये 85-15 की दूरियां लगा करके आपको शून्य पर खड़ा वायरस कर रहा है। यहाँ भी आपको शून्य पर वायरस खड़ा कर रहा है। उसके बाद यदि आपके पास में तकनीकी साधन है और तकनीकी साधन का और हमारे पास तकनीकी नहीं है, तो निश्चित है कि तकनीकी नहीं है, तकनीकी का आदान प्रदान होंगे, तो आदान प्रदान जैसे होगी संक्रमण बढ़ेगा। यह पूरी विश्व व्यवस्था, ये पूरे विश्व इस दुनिया के संकट से जूझ रहा है। अब एक बात यहाँ देखिए, मैं यह दिखाने का प्रयास करता हूँ कि संविधान पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब हम इसको हटाएंगे। हमारा संविधान कितना यहाँ पर चिंतित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह देखिए। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि यहाँ पर आपातकाल का जिक्र है, और यह आपातकाल जो है यह हमारा 3 प्रकार से यह स्थितियां पैदा होता है। एक आता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा आता है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए किसी राज्य में और सरकार किसी मोर्चे पर विफल होने पर, और तीसरा आ जाता है वित्तीय आपात। ये 3 आपात की चर्चा आई है। यह भारतीय संविधान के एक्ट 352 में है, यह एक्ट 355 में है, 356 में है, और यह एक्ट 360 यह भारत का अधिकांश राज्य में लाया गया। ये 3 बार लाया गया। यह जो सिचुएशन आता है, यह देखिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति की स्थिति में पैदा होता था, अब इसको सशस्त्र विद्रोह का रूप दे दिया गया। विद्रोह, और यहां पर किसी भी दल का नेता बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं है, या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, सरकार हर मोर्चे पर फेल हो जाए, तो यहां पर राष्ट्रपति शासन यहां पर लागू होगा। अनुच्छेद 356 के तहत जो भारत का अनेक राज्यों में लागू हुआ है। वित्तीय आपात 360 जो है, यदि वित्तीय साख से खतरा पैदा हो जाए, वित्तीय साख से खतरा पैदा हो जाए, तो ऐसे स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ध्यान रखिएगा, हर जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर में ही होगा। भारतीय जैसे राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो संसद को अधिकार है कि आप 30 दिन के भीतर इसको स्वीकार कर दीजिए कि राष्ट्रीय आपात है। 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय आपात चल पड़ी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के, ध्यान रखिएगा, लिखित परामर्श के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को यह आपातकाल घोषणा करने का अधिकार है। परामर्श केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद कितना दिन? 30 दिन। अब यहाँ देखिए, एक कोरोना युद्ध है, समूह में जाते हैं तो आप एक युद्ध का सामना कर रहा है, कोरोना वायरस अटैक कर रहा है, वायु आक्रमण, बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण हुआ है, इसलिए पूरा मार्ग, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। वायु आक्रमण, इससे भी खतरा है। आंतरिक अशांति जो स्थान ले लिया 44वां संविधान संशोधन विधेयक 44th, यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ये सशस्त्र विद्रोह इसका नाम दिया गया। जब वित्तीय साख पर हमला होगी ना, तो वहां पर अर्थाभाव में लोग टूटेंगे, बिखरेंगे, आपस में विद्रोह पैदा होगा। यह 352 में एक प्रकार से दिख रहा है। इस स्थिति में हमारा जो मौलिक अधिकार है, एक्ट 358 के तहत जो भी एक्ट 19 अधिकार हमारा है, यह सबसे पहले आपको खत्म कर दी जाती है। अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार है, और यह अधिकार हमें जब तक जिंदा है तब तक कोई भी व्यक्ति मुझे हिरासत में नहीं ले सकता है। आर्टिकल 19 संविधान का कहता है कि भाषण, विचार, अभिव्यक्ति, संघ, संगठन बनाना
निशस्त्र होकर सभा करना, भारत के किसी भी एक भाग में आना जाना, बसना, जीविकोपार्जन का अधिकार, ये सब हमारा 19 का अधिकार है। लेकिन 352 यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई, ये सारा अधिकार हम जो बताए हैं अभी आर्टिकल 19, यह हमारा सबसे पहले खत्म हो जाएगा। तब अब आगे की ये बात कहता है एक्ट 358, यह हो गया। एक्ट 359 कहता है अब इसमें कि एक्ट 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार हमारा खत्म हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 2 मौलिक अधिकार बन जाएगा, दोहरी दंड निषेध और जीवन का अधिकार। कोई मुझे प्राणांत नहीं कर सकता, सिर्फ 2 चीज रह जाएगा, शेष मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा की स्थिति में ऐसी व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है। ये 352 स्थितियां हैं। आपको याद होगा कि 26 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय आपात लागू किए थे, अभी भी हमारे उस समय के जो लोग हैं वो इस बात का जिंदा उदाहरण हैं। आपको ये बात समझा सकते हैं कि आपको आना जाना, बसना, जीविकोपार्जन, ये सारी व्यवस्थाएं, आपका जो आर्टिकल्स 19 का अधिकार था वो खत्म कर दिया गया था। यह उसका प्रभाव का दृष्टांत है। संवैधानिक तंत्र 356 विफल हो जाता है तो संविधान को बहाल करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार है कि आप वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करें। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधार पर जारी की जाती है, जो भारत के अनेक राज्यों में हुआ है। इसका राजनीतिक स्वीकार हुआ, तो ये बात यहाँ पर राजनीतिक स्वीकार का आधार बनाई गई। इसके बाद यहाँ देखिए, चूंकि अभी कोरोना संकट में आपका राष्ट्रीय आपात और व्यक्ति आपात, ये 2 स्थितियां हमारे ऊपर में दिखाई पड़ रही है। जिसमें व्यक्ति आपात में कहता है कि यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत व्यक्ति साख पर खतरा हो जाए, हैंड टू माउथ की समस्या आ जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आपात की घोषणा राष्ट्रपति को करने का अधिकार है। वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर वो जारी कर सकते हैं और 60 दिन के भीतर इस परिस्थिति पर नियंत्रण पाना होता है। 60 दिन पर नियंत्रण कैसे होगा? पैसे नहीं है तो सबसे पहले हमारा आपका जो भी पैसा बैंक में है, सरकार उसको सीज कर सकती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सभी जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी गवर्नर्स के गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, अधिकारी, कर्मचारी का वेतन भत्ता काटा जाएगा। इस समय काट लिया जाएगा। जैसे अभी आप कोरोना प्रकरण में भी 30% वेतन कटौती करने की बात कही गई और जो हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने कहा गया कि आप खुली रूप से 1 दिन का वेतन दीजिए। ये तभी सामान्य की शुरुआती स्थिति है। तो यहाँ पर हमें इस कोरोना के पेशेंटों को बचाना है। कैसे बचाएंगे, उसके लिए एक हल्की उपाय का सहारा यहाँ लिया गया है और हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी मुक्त कंठ से कहा कि 30% निश्चित रूप से सरकार काटा है, हम देने को तैयार है। एक संतोषप्रद बात, यहाँ विरोध की बात नहीं हुई और होना भी नहीं चाहिए, कारण राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान राम ने भी जब वनवास की यात्रा पर गए तो अपने सीमा पर से एक मिट्टी का ढेला लेके गए थे और उस मिट्टी को पूजते रहे 14 वर्ष। और जब आए हैं तो अपनी वतन पर तो सबसे पहले वतन को नमन किए हैं, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गिरियसि। इसलिए हमारे जन्मभूमि की रक्षा जो होगी वह सबके सहयोग से होगा, ताकि सामूहिक रक्षा ही हमारे देश की सेवा का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। यह जो आपदा आती है, इस आपदा में जब हम कोई उल्लेखनीय योगदान देते हैं, उनकी इतिहास बनता है और ऐसे योद्धाओं को ये देश सदैव नमन करता है इतिहास के पन्नों पर में भी जाकर। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी कार्यक्रम की घोषणा किया, ताकि एक हिम्मत और साहस से हम लड़ सकते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। अब एक बात देखिए, अभी वित्तीय आपात सी स्थितियां यह पैदा हो गया तो आप 60 दिन के भीतर में नियंत्रण लाइए। ये हमारी आपातकाल की स्थितियां दिखाई दिया। संविधान सभा हमारे कितने अनुभवी थे और कितने माहिर थे, जिन्होंने इस व्यवस्था से भी अनुमान किया कि आगे आने वाला चुनौती कभी भी भारत को यह भी आ सकता है। उसके लिए हमारे संविधान में ये जगह होना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान पर ये प्रभाव पड़ने वाला है इस चीज़ का। चलिए अब आगे आपको हम देखते हैं इस चीज़ से निपटने के लिए सरकार क्या क्या उपाय कर सकती है।
तो सबसे पहले सरकार को यह उपाय करना है, एक समान और सौहार्द वातावरण बनाना है। तो हम समान सौहार्द वातावरण बनाने से पहले हम आपको यह चीज़ दिखा दें, ये कोरोना एक संविधान पर इस रूप से हमला कर रहा है कि हमारी देश पर एकता को कहीं बांटने का तो काम नहीं कर रहा है। अब इसकी सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं आपको संविधान से पहले अलग ले जा रहा हूं, तब मैं इसके निदान के बारे में भी प्रकाश डालूंगा। ये रहा आपातकाल की स्थितियां। दूसरा चीज अब आप देखिए, सामाजिक प्रभाव। इसका सबसे पहले सामाजिक प्रभाव, एक तो संविधान की प्रभाव, आपको मैंने ये क्लियर किया। दूसरा है सामाजिक। इस सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, आप बचपन से पढ़ते होंगे, मैं नीचे सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु की कथन है। लेकिन आज हम अपने समाज में रहते हुए समाज से दूर हैं, किसी के सुख दुख का भागी नहीं हो रहे हैं। समाज में एक अटूट बंधन होता है, एक विवाह, इस वैवाहिक कार्यक्रम में बहुत आदमी भाग नहीं ले पा रहा है। पूरी भारत में 1 करोड़ लोगों की शादी होती है, लेकिन इस बार शादी से जन प्रभावित हुआ। शादी से जो भी आदमी जुड़े हुए हैं उनकी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया। दूसरा बात है कि समाज में यदि 2 भाई हैं, ए और बी, अब यदि ये कोई काम कर रहे हैं तो बी पहुंच नहीं पा रहे हैं, यह दूरियां और भी बढ़ा सकता है। यदि शिक्षा पूर्ण है तो शायद परिस्थिति को समझकर इसे बात को समझ में लाया जा सकता है। यदि यह नहीं है तो दूरियां बढ़ेगी। यदि किसी की माता या पिता इस कोरोना संकट में दुनिया को छोड़ के चले गए, यदि 2 संतान है तो पहुंच नहीं पाए, समाज उनको कर्म मुक्ति संस्कार से दूर रख रहा है, समाज उनको धीरे धीरे नफरत पैदा करेगा, ये हमारी समाज की दूरियां बढ़ा दिया। समाज में हम एकता में नहीं जा सकते हैं, तो आज हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस व्यवस्था से हम दूर हटते दिख रहे हैं। अब समाज पर इसका बुरा प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि आज जो हमारी संबंध है, ये संबंध पर ये हमला हो गई है। समाज में रहने वाले संस्कृति पर प्रभावित हो रहा है, ये संस्कृति पर भी हमला हो रहा है। धार्मिक संगठन, धार्मिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। धर्म हमें धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अपनाना, स्वीकार करना। आज हम धार्मिक होने के बावजूद ही या भावना होने के बावजूद भी हम दूसरों की सेवा के लिए हम पूर्ण रूप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे लिए मंदिर और मस्जिद के द्वार बंद हो गए हैं। मंदिर मस्जिद से जुड़ा हुआ जितने भी फूल मालाएं का व्यावसायिक था, सब व्यवस्था सबका रुग्ण हो चुका। तो अब भगवान का दरबार भी अभी फिलहाल रुका हुआ है। ये मानव को यह छोड़ दिया गया। हम याद करते हैं असहयोग आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने लोगों में धारा दिया, मनसा वाचा कर्मण सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, इन सारी नीति से अंग्रेज को हटाया जा सकता है। तो अब आपके भीतर किसी परिस्थिति से लड़ने के लिए कितनी क्षमता है, ये क्षमता हमें इस समय में अपने आप को उचित उभार करके लाना है। ये हो सकता है, इसीलिए आज हमारे लिए मंदिर मस्जिद बंद हो चुके हैं। ये भी एक शक्ति परीक्षण है। तो जब आप कोई अधिकारी बनते हैं प्रशिक्षण के बाद, फिर आप फील्ड में जाते हैं, तो कहीं वहीं तो नहीं परीक्षा हो रही है कि आप कितने मानवीय संस्कारों को सम्मान कर पा रहे हो। तो धार्मिक व्यवस्था पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है कि मंदिर मस्जिद सब प्रभावित है। ना हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, सीधे सीधे हम एक इंसान हैं। एक इंसान को इंसान कितना हेल्प कर सकता है, कारण यह है धर्म पर हमला के साथ साथ इस कोरोना का सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान। इंसान की इंसानियत को खत्म कर दो, इंसान की मानवता को खत्म कर दो। तो आज आपको इस चीज से ऊपर उठ करके काम करना होगा। दूसरा चीज, ये धार्मिक व्यवस्था पर प्रभाव डाला। तीसरा है इसका सब राजनीतिक व्यवस्था पर, राज की ओर से जो अधिकार दे जाएंगे, इसमें एक राजनीतिक अधिकार प्रभाव यह पड़ेगा कि राज की ओर से जो अधिकार दे जाएंगे, इससे बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे, बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे।
वंचित इस सेंस में हो जाएंगे कि राजनीतिक आधार पर किसी को अधिक लाभ मिल जाएगा, किसी को कम लाभ मिलेगा। जैसे अभी देखिए, सरकार ने शराब को दुकान खुलवा दी है, घर के अंदर अपराध बढ़ेंगे, घरेलू हिंसा बढ़ेंगे। शराब पीने वाले आदमी खुश हैं कि हाँ ठीक है, शराब पिए जा रहे हैं। वो भी अपने देश को एक कोरोना योद्धा मान रहे हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं उससे सरकार को लाभ मिलेगा, और वो भी कोरोना को लाभ में, पेशेंट को संघर्ष करने में सरकार को सहायता मिलेगा। दृष्टि तो दोनों की दो परी है, लेकिन यह राजनीतिक प्रभाव कैसी है, जिस प्रभाव की नज़र में देखते हैं कि क्या ये समता का अधिकार को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर पक्ष के बहुत सारे तर्क देश को देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। लेकिन राज्य की ओर से जो अधिकार दे जा रहे हैं, ये अधिकार में भी राजनीतिक न्याय नहीं दिख रही है। जैसे 500 रुपया या 1000 या 2000 रुपया जो भी आदमी किसान भाई को ये सरकार ने राहत में दिया, अब बैंक में इतने आदमी उम्र पर रहे हैं, ये जैसे समूह में आ रहा है, कोरोना आ रहा है, हमारे राजनीतिक न्याय पर हमला है। आप याद करिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय की चर्चा है। एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, और तीसरा है राजनीतिक। ये तीनों न्याय जब मिल जाएगा तब इंसान को ये पूरा न्याय कहलाएगा। लेकिन आज हमारे सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। धर्म और जाति में विभेद करते हैं, अपने अपने से दूर करते हैं, परिवार के दूसरे परिवार से मिलते हैं तो तुम दूर रहो, कहीं संक्रामक रोग से तू ग्रसित तो नहीं है, इस कोरोना से पेशेंट तू भी तो नहीं है, ये पहचान नहीं कर पा रहे हैं। ये कोरोना एक ऐसे साइलेंट है जहां सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कोरोना पेशेंट है। इस प्रकार से समाज में लोगों की सामाजिक न्याय पर हमला हो रहा है, आर्थिक न्याय पर हमला हो रहा है, राजनीतिक न्याय पर हमला हो रहा है। न्याय किसी भी देश की शासन की आत्मा होती है, और प्रस्तावना में आप पढ़े होंगे ये 3 न्याय की चर्चा है। यदि भारत की संविधान में यह न्याय प्रभावित है तो भारत की आत्मा भी कष्ट में है, भारत माँ कष्ट में है। इसलिए भारत की भारतीयता को समझिए। भारत शब्द का ही अर्थ है, भा का अर्थ ज्ञान, रथ का अर्थ है प्रकाश। जो ज्ञान की रथ में प्रकाश है वो भारत है, और जो यहाँ रहता है, जो इस रथ के लिए प्रकाश में बने रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्ञान के रथ में प्रकाश देना भारतीय कहलाते हैं। तो आज इन चीज़ों की वजूद से लड़ना हम सभी भारतीय का कार्य है, ये ताकि हम भारतीय इस भारत में रहने का गर्व महसूस कर सके। अब आगे देखिए, राजनीतिक अधिकार में ये सब राज्य की ओर से जो भी अधिकार और सहायता आपको दे जाएंगे, किसी को अधिक किसी को कम मिलेगा। नतीजा है कि समाज की जो समता का अधिकार है वो प्रभावित होगा। तो ये अधिकार आया। मानवाधिकार पर प्रभाव इस पर पड़ेगा कि मानव का जो मानव के रूप में अधिकार है, वो अधिकार हम आप एक दूसरे को आदान प्रदान करने से असमर्थ हैं। जैसे आपको मैं ये भी समझा रहा था कि जैसे हम रोड पर जा रहे हैं, कोई आदमी जख्मी हैं, उनको हेल्प नहीं कर सकते हैं। ये मानवता हमारे पास में रहने के बावजूद भी हम उसको प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। कहीं वो कोरोना का तो पेशेंट नहीं है। अगल बगल में शक और संदेह का वातावरण आ जाएगा, हम फिर से रूढ़ि और अंधविश्वास की दुनिया में भटकते चले जाएंगे। इस वैज्ञानिक युग में आने के बावजूद भी ये भारतीय संविधान की आर्टिकल 13 कहता है, रूढ़ि अंधविश्वास परंपरा से अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायपालिका को यहाँ पर से कानून रद्द करने का अधिकार है, नवीन कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन हर हिंदुस्तानी की नज़र में यह कहीं न कहीं बात तो है, इस आने वाला कोरोना पेशेंट तो नहीं है, यह भी प्रभाव डाल रहा है। अब आगे देखिए, आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। तो आर्थिक स्थिति पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ने वाला है। यह प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको देखिए। आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था एकदम नीचे चली जाएगी, और नीचे ऐसे चली जाएगी कि ये एल आकार में आ जाएगा। बिल्कुल कहाँ नीचे तक नीचे आएगी, नीचे इसका कोई अनुमान लगाना मुश्किल है, किसी प्रकार का अनुमान लगाना मुश्किल है। जब ये एल आकार से बढ़कर यू आकार में जब चली जाएगी तब यह विकास की ओर आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये नीचे अभी गिर रही है, अब ये यू आकार में जाएगी। इस अवस्था में आने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? तो सबसे पहले बात यह है कि सरकार को
एक निश्चित योजना बनानी होगी कि हमारे देश के भीतर विश्व में सबसे अधिक नवयुवक हैं। इन नवयुवकों को बेरोजगार मत होने दीजिए। यदि ये बेकार हो गया तो देश में सामाजिक अपराध बढ़ेंगे, हत्याएं, लूटमार की घटना घटेगी, संविधान यहां भी प्रभावित होगा। राज की शासन पर हो सकता है कि 356 की तलवार कहीं लटकता दिखाई पड़े। चोरी, डकैती, गुंडागर्दी की स्थितियां आएगी। अनुच्छेद 356 जो मैंने बताया था, वो एक्ट 356 की स्थितियां भी राज्य के भीतर दिखाई पड़ेगा। अराजकता, एनार्किज्म वातावरण दिखाई पड़ेगा। इस एनार्किस्ट वातावरण से ऊपर उठने के लिए अभी अर्थव्यवस्था को संभालना पड़ेगी सरकार को। इसके लिए आपके पास ऊपर के व्यक्ति के पास पैसा है, वो बैठकर बरसों खाना खा सकता है। नीचे के लोगों के पास पैसा नहीं है, वो किसी प्रकार से अपना जीविका अर्जित कर सकता है, चाहे वह भिक्षाटन ही क्यों न कर ले, वह काम कर सकता है। लेकिन मिडिल क्लास के व्यक्ति के पास ना तो भीख मांगा जा सकता है और रोजगार कुछ है ही नहीं, वो श्रमहीन दिखाई पड़ेगा। लेकिन सभी कुछ की ज्वाला शांत हो सकती है, लेकिन भूखों की ज्वाला शांत नहीं हो सकती है। आखिर वो अपनी पेट भरने के लिए कुछ करेगा। तो हमारे देश में ये नवयुवक एक बेकार अवस्था में जब आ जाएगा तो निश्चित है कि यहाँ शासन और प्रशासन दोनों पर हमला होगा। संविधान की व्याख्याएं को गलत अर्थ में यूज किया जाएगा। हमारी सिस्टम चरमराती दिखाई पड़ेगी। इस चरमराती सिस्टम से हम कैसे ऊपर उठेंगे, यह असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। एक दूसरे की ओर हम लोग सहयोग की भावना से देखेंगे, लेकिन निगाहें झुकी जाएगी, झुकती चली जाएगी। अब देखिए, निश्चित योजना बनाए, आप नीति आयोग का सहारा ले लीजिए और नीति आयोग से सहारा लेकर के आप उस मिडिल क्लास के लोगों को ऋण उपलब्ध कराइए और बिना इंटरेस्ट का बढ़ाइए, ताकि उसके पास ये दबाव नहीं रहे। और फिर उसे टर्म वाइज आप उसे लेते चले जाइए। एक काम आप यह कर सकते हैं। दूसरा काम कर सकते हैं यह कि आरबीआई के साथ, बैंकिंग प्रणाली के साथ सामंजस्य संबंध कायम करें। जिस सामंजस्य संबंध कायम करने से कहीं असंतुलन की स्थिति नहीं हो, ताकि लोगों को ऋण सही समय पर प्रदान कर दिया जाए। मांग की लोच के अनुसार किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि तब होती है, ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि तब होती है जब उपभोक्ता की संख्या ज्यादा बढ़ जाए। उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाए और वस्तु जो है वह कम हो जाए। कम वस्तु है, उपभोक्ता बढ़ गई है, बढ़ी हुई है, निश्चित है कि मूल्य वृद्धि होगी। यदि वस्तु में वृद्धि ज्यादा मात्रा में हो गया और उपभोक्ता कम हो गया, मूल्य नीचे गिर जाएगी। लेकिन यहां तो उत्पादन कुछ होगा ही नहीं, यहां उत्पादन तो कुछ हो नहीं पा रहा है। लोगों की क्रय शक्ति नहीं रहेगी, कम हो जाएगा। जब आप मान लिया जाए कि आप को कोई चीज खरीदना है, आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे खरीद पाएंगे। जहां आप 1 किलो सब्जी आपके घर में खपत थी, वो आप चाहेंगे कि 250 ग्राम में खपत काम हो जाए मेरा। लोगों की इच्छा शक्ति तो रहेगी, लेकिन क्रय शक्ति की धारणा कम हो जाएगी। और हमारे व्यवसायी वर्ग इस बात की जो झूठी व्यवस्थाएं बढ़ाते हैं कि नहीं इतना मूल्य है, अभी ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है तो ज़्यादा मूल्य हम ले लेते हैं। एक पढ़े लिखे आदमी को भी एक कम पढ़े आदमी उसे ठगने का काम करेगा। शिक्षा हमारी कमजोर, आगे देखिए आगे क्या प्रभाव पड़ेगी इस अर्थव्यवस्था के बाद। अब चलिए ये अर्थव्यवस्था और कहाँ क्या कैसे जाएगी तो और आगे के आंकड़े के साथ हम बताएंगे बाद में। शिक्षा जो है हमारी, यह शिक्षा हमारी व्यावहारिक शिक्षा नहीं हो पाएगी। व्यावहारिक शिक्षा नहीं हो पाएंगे। जैसे कोई भी शिक्षक यदि सही ढंग से अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो उनमें सारी चीज़ों की लक्षण अभिलक्षण को तराशते हैं, लेकिन वो चीज़ अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे
तो निश्चित है कि शिक्षा जो सिख धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विनम्र हो जाना, इस शब्द की उत्पत्ति पर है, जिस शब्द से संस्करण किया गया है, इस शब्द की सार्थकता खत्म हो जाएगी। हमारी शिक्षा, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन तमाम चीज़ों पर हमला हो जाएगा। अब आप इस बात को देखिए, कोरोना कहीं न कहीं से आपके हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चंस का आधार बनेगा। अब मैं आपको इस संबंध में आंकड़े शब्द को लाना पड़ेगा, आंकड़े को दिखाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं आपको एक मेंस के टैब पर यदि क्वेश्चंस को आप लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, अब मैं आप उसको एक चार्ट के जरिए समझा दूं। इसी शीर्षक को लेकर पहला देखिए, भारतीय संविधान, इस पर क्या हमला है। तो मैंने आपको पॉइंट में समझाया था, इसको आप आपातकाल से आप जोड़ दीजिए, प्रभाव में दिखा दीजिए कि अब इसका जो प्रभाव है यह हमारा मौलिक अधिकार पर प्रभाव डालेगा। दूसरा दिखाइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं यह प्रभावित हो जाएगी। मानव को रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो निश्चित है कि अपराध की मात्रा बढ़ेगी। प्रसूति सहायता के समय सरकार द्वारा जो हेल्प होता था ताकि घर में पल रहे बच्चे कुपोषण, क्वासी सिओडकर जैसे रोगों से शिकार नहीं हो सके, ये बच्चे कुपोषित होंगे, देश पर बोझा बनेगा। आप याद की, जब हमारे पास संसाधन की कमी थी तो हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे जन्म लेते थे जो कि माताएं बच्चे को जन्म तो दे दिए लेकिन देख नहीं पाती, दुनिया को छोड़कर चली जाती थी, या बच्चे की मृत्यु हो जाती थी या माता की मृत्यु हो जाती थी। संविधान पर जितनी भी कल्याणकारी व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। या देखिए, संवैधानिक प्रभाव, इसको आप जितना विस्तार कर सके वो विस्तार आपके पास यदि संविधान का आधार है तो उस पर आप देख लीजिए, जितना भी एंगल से आप घुमाइएगा उस पर प्रभावित हो सकता है। अब आगे देखिए, ऐसे मैंने आपको बताया था सामाजिक प्रभाव, आप देखिएगा, मैंने आप वीडियो खोल करके फिर आप देख सकते हैं इसको, कि समाज की जो जितने भी हमारे संबंध हैं उस संबंधों पर भी एक हमला है। राजनीतिक व्यवस्था पर क्या हमला होगा, तो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पर क्या हमला होगा, ये आर्थिक व्यवस्था पर देखिए किस प्रकार का हमला हो जाएगा। LCU तक को मैंने बताया, क्रय शक्ति कम हो जाएगी, अपराध बढ़ेंगे, समस्या भयावह हो सकती है, वित्तीय आपात की स्थितियाँ पैदा हो सकती है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसके बाद हमारे शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा, धर्म पर प्रभाव पड़ेगा, मानवाधिकार पर प्रभाव पड़ेगा, इस तरह प्रभाव है। इस प्रभाव में अब है इसका निदान कैसे हो सकता है। इसका निदान यह होगा कि अभी हम लोगों का जीवन को बचाना है। जीवन बचाने के बाद हमें आप सभी को एक दूसरे को वर्तमान में है आसपास में यदि कोई हेल्प करने की बात है तो हमारे आपके द्वारा हेल्प होना चाहिए। दूसरा चीज है, समूह से हमें दूरियां बनाकर रखना पड़ेगा और इसका एक ही है, आपका अपने आप में बदलाव लाना, अपने आप में अपने आप को संरक्षित करना और जागरूकता के साथ इसका फर्ज निभाना। फिलहाल अभी इसका एक उपाय है, जब ये समस्या से हम लोग निपट लेंगे तब
इन सारी व्यवस्था को जो भारतीय संविधान में जो जगह दिया गया है, वो भारतीय संविधान के हिसाब से जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे यह विकास की रणनीति पर आगे आ सकता है। इसका उपाय आने वाला समय में फिर हम बताएंगे। लेकिन अब एक बात यहाँ भी है, कोरोना एक महामारी जरूर है, लेकिन इसका लाभ क्या हो रहा है? इसका लाभ क्या हो रहा है? अब आप हर चीज़ की समस्या है तो इसका लाभ क्या हो सकता है? अब मैं आपको इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये दिखा दिए हैं। अब इसको थोड़ा हम हटाते हैं, इसको आप लोग डील कर लीजिएगा पॉइंट में, इसको डील करिएगा। हमारे लेक्चर से में सारी बात की व्याख्या है, आप उसको आप डील जितना शब्दों में चाहिए आप कर सकते हैं। अब एक बात देखिए, इसका लाभ क्या हुआ? इसका एक लाभ यह हुआ है कि पर्यावरण को सबसे पहला लाभ मिला। पर्यावरण को सबसे पहला लाभ मिला है कि आज ओजोन मंडल में जिस तरीका से छेद आ रहे थे, प्रकृति में, प्राकृतिक वातावरण में बहुत सारे प्रदूषक चीज जमा हो चुके थे, वो सब चीज स्वच्छ हो रहे हैं। नदियां स्वच्छ हो रहे हैं। यमुना इतनी गंदगी हो चुकी थी कि मैली उनकी पहचान बन रही थी। वह यमुना भी आज पवित्रता की ओर बढ़ रही है, गंगा पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रकृति खुली वातावरण में सांस ले रहा है। दूसरी बात है कि पर्यावरण के लाभ हो जाने से जो आने वाला जो हमारी पर्यावरणीय घटना से उत्पन्न जो रोग था, ये निश्चित है कि इस प्रकार के रोगों से निजात मिल सकता है। दूसरा चीज आता है यह कि आपको अपने हमें आप में एक सेवा भाव करने का मौका मिलता है। सेवा भाव मूल्य, ये सेवा भाव मूल्य चुकाने का अवसर है। हम आप एक दूसरे के समाज में जब समाज में रहते हैं, समाज में हम लोग के बहुत सारे ऋणी होते हैं। हम सामाजिक ऋण से ग्रसित हैं। समाज ने जो मुझे सिखाया, समझाया, हम उस चीज का ऋणी बन जाते हैं। हमें आज उस मूल्य चुकाने का वक्त आ गया है। हम अपनी विवेक, अंतर्ज्ञान और संसाधनों के द्वारा हम इसका निदान कर सकते हैं। ये सेवा भाव का मूल्य निष्पादन करने का मुझे वक्त आ चुका है। तीसरा चीज है, हम मानवता के बारे में यह सोचें कि हमारी मानवता हमारी कहाँ तक ये देश सेवा से जुड़ सकती है और देश सेवा में हम किस प्रकार से अपना मूल्य चुकाएं। इसके लिए आपको रणनीति बनाने का एक अवसर मिल सकता है। ये रणनीति बनाइए। इतने समय के भीतर में हम यह जानकारी अपने को प्राप्त करें कि मेरा जो कार्यशैली और कार्य संस्कृति है उसमें कहाँ चूक हो रही है और कहाँ अपनाना है। भविष्य किस प्रकार से चुनौती लेकर उभर रहा है, ये वर्तमान जो भविष्य का गर्व है, इस गर्व में रह कर के हम लोग सोचें ताकि भविष्य का एक निर्माण शैली का निर्माण किया जा सके। यह लाभ करने का एक अवसर दिया है, इस मानवता का मूल्य चुकाने का अवसर दिया है। हम इस रणनीति का हम भाव को समझ सकते हैं। आगे इस पर्यावरणीय व्यवस्था से एक बात और उभर कर आता है कि आज हम सबसे पहला सवाल खड़ा कर रहे हैं कि समाज में हमारे जो वृद्ध लोग हैं, इस वृद्ध की सम्मान में कभी कमी आ गई है। बच्चों में मातृ दिवस, पितृ दिवस मनाने की भावना कम होती जा रही है। माता और पिता से दूर हटकर हम अपना जीवन को अलग तरीका से चला रहे हैं। आज हमें एक साथ अपने परिवार की एकता, अपने परिवार की रणनीति और परिवार में जो खामियां हैं उसको सुधार करने का भी अवसर आ चुका है। परिवार के हर प्रत्येक मेंबर को समझने का अवसर आ चुका है, जिससे हमारी आपकी एकता की भावना बनी रहे और ये वृद्ध लोगों की सम्मान दे जा सके, ताकि वृद्ध के पास कभी अपने बच्चों को भेंट करना, दर्शन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। आज ये वृद्धों का नयन सुख मिल रहा है। एक बात आ जाता है, व्यक्ति को स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है
कि हमने आपके बीच जो भी चीज़ को लाने का कार्य किया है, इसके लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाने का प्रयास करें ताकि हम और भी इसमें अधिक से अधिक बातों को जोड़ सकें। एक बात और मैं बता रहा था, इससे जो लाभ होने वाली बात है, अकेला चलो रे, ये पूरी भारतीयों को या विश्व में पूरे देश जो प्रभावित है, इससे मूल्यांकन करने का वक्त है कि मुझे किसी भी राह को अकेला ही प्रशस्त करना है और इस प्रशस्त में आप कितना कुशल भूमिका निभा सकते हैं, ये अपने आप को आत्मविवेक का आधार बन सकता है। ये लाभ की बात है। लाभ में एक बात और बता दें, नाम राष्ट्र में भारत उसका नेतृत्व हमेशा किया। नाम की स्थापना 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी मुख्य सक्रिय भूमिका निभाए थे। मार्शल टीटो, कर्नल लाशेर, डॉक्टर शुकर्नो ने भी उसमें सहायता किए थे। 25 राष्ट्रों की सहभागिता हुई थी। आज नाम के मंच पर 120 सदस्य राष्ट्र। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 120 राष्ट्रों को संबोधन करने के साथ साथ उन्होंने 120 देश को अपनी मदद भी किए हैं दवा से, ताकि भारत एक विश्व शांति वाली जो देश है वह हर स्थिति में, हर संकटों में सबके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसका उन्होंने प्रमाण दिया है। दूसरी बात ये बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उसमें भारत विश्व का नंबर 1 राष्ट्र है जो अपनी वैक्सीन की विश्वसनीयता, वैक्सीन का उत्पादन करने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, अधिकारीगण की बैठक बुलाकर नया वैक्सीन क्या होनी चाहिए, कोरोना संकट से उबारा जा सके, विश्व के अन्य देशों की तरफ भारत भी अपनी लगातार कदम बढ़ा रहा है। WHO को भी विश्वास है कि भारत सामने एक सकारात्मक कदम उठाएगा। यदि हम इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा लेते हैं तो भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी साख की मजबूती होगी। जैसे चीन यदि इस बीच में वैक्सीन बना भी लेता है तो हर देश उस पर शक की नज़र से देख रहा है। उसे ले भी सकता है, वो नहीं भी ले सकता है, लेकिन शक तो लगी रहेगा। लेकिन भारत अपनी विश्वसनीयता और शाख को इस तरह से मजबूत कर चुका है कि भारत की वैक्सीन को निश्चित रूप से दुनिया ले सकता है। हालांकि बहुत सारे देश ये दावा भी कर रहे हैं, मैं वैक्सीन बनाने की दिशा में बहुत जल्दी सितंबर तक बना लूंगा। लेकिन अब क्या यह सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन बनाने के बाद ही कोरोना संकट दूर होगी? नहीं, वैक्सीन बनाने से पहले भी इसको दूर किया जा सकता है। आइए इसका निदान क्या हो सकता है। निदान में आइए आपको मैं भारत के संविधान की ओर अग्रसर कदम उठा रहा हूँ, जहाँ आप ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ, जहाँ वहाँ देखिए देश की मूल्य मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ी। अब ये कर्तव्य हमारा है, 10 कर्तव्य उन्होंने जोड़ा और एक कर्तव्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा। कुल 11 कर्तव्य है। 11 कर्तव्य को वैसे हमें पालन करना चाहिए। मैं देश के नागरिक धर्म यहाँ निभाना चाहिए और नागरिक धर्म निभाने के लिए मैं आपको उस मौलिक कर्तव्य की ओर इशारा कर रहा हूँ जो हमारे आपके लिए भारत की भारतीयता निभाना चाहिए। हमारी जन्म भारत की धरती पर है तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गिरियसी, इस जन्मभूमि की रक्षा करना चाहिए। और दूसरा, अपनी संविधान का पालन करना मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और संविधान के पालन करने में यदि कोई भी व्यक्ति यहां से अपने आप को, दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, वो मरते नहीं हैं, वो शहीद कहलाते हैं। ये कोरोना वायरस जितने भी योद्धाएं हैं, इन सभी योद्धाओं को एक सहयोग की आवश्यकता है, एक मानसिक सहयोग की भी आवश्यकता है, जो बड़े ही अपने तेज प्रताप से इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं आपको चलता हूं, हम आपको इसकी पालन करना चाहिए। मैं सबसे पहले मैं यहां जिक्र किया हूं, संविधान का पालन करें हर स्थिति में। सामान्य काल से आपका आपातकाल तक संविधान का पालन करना हमारा धर्म है, यह मेरा मौलिक कर्तव्य है।
हम देश के नागरिक हैं। नागरिक धर्म निभाने के लिए सबसे पहले देश में संविधान सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था को सबसे पहले नमन करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान हमारा संविधान ही दे सकता है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए। दूसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यदि हम अपने सरकारी गाइडलाइन या कोरोना निवारण हेतु जो भी सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, हमें उसको सम्मान करना होगा। यदि हम ऐसा सम्मान नहीं कर सकते हैं तो एक आदमी कितने पर भारी पड़ सकता है। एक कोरोना पॉजिटिव एक गांव पर भारी पड़ सकता है, एक मोहल्ला पर भारी पड़ सकता है। इससे हमारी भारत की एकता, अखंडता प्रभावित होगी और यहां पर अपनी कर्तव्य से हम चूक सकते हैं। इसलिए भारत के भीतर यह खाई पैदा नहीं होना चाहिए। देश की रक्षा करें। अभी देश की वर्तमान सुरक्षा यही है कि हम एक दूसरे के काम आ सकें और अपने तन मन धन से सेवा भाव अर्पित करने का बात है। विपत्ति कह के नहीं आता है और विपत्ति की सामना के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है, वो अचानक आती है। इसलिए विपत्ति धैर्य में था भ्युते क्षमा, यहां पर उसका सामना एक धैर्य रूपी तलवार से ही किया जा सकता है। तो हमें देश की रक्षा करना चाहिए। यह विश्व के सभी देशों में यह धर्म है कि यदि हमारा सेना कमजोर पड़ जाए तो हमें वहां पर सरहद की रक्षा करना चाहिए। आज हमारी सरहद से लेकर हमारी आंतरिक व्यवस्था तक हमें रक्षा करने की आवश्यकता है। हर आंगन, खेत, खलिहान तक की रक्षा करने की आवश्यकता है। ये देश की रक्षा का सवाल है। भारत के लोगों में समरसता, एक समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, ताकि उसे अलग थलग नहीं सोचा जाए। हम भारतीय हैं, ये एकता की भावना को, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना को विकास करना एक धर्म है। इस भावना पर कहीं चोट नहीं पहुंचे। कोई धर्म या जाति के नाम पर बंटने का विभेद की भावनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी एकता खंडित होगी और इस युद्ध की जीत तभी होगी जब हम एकता में होते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को उत्कर्ष की ओर बढ़ावे, यह हमारी मौलिक कर्तव्य है, संविधान में वर्णन है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि, समूह की गतिविधियां कैसे बरकरार हमारे भविष्य में रहेगी, अभी हमें समूह से किस प्रकार से अलग रहना है, इसकी रणनीति हमारी आत्मचिंतन और उद्भेदन के द्वारा यह कदम उठाना, यह भी वर्तमान का यह कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन भावना का विकास करें, ताकि कोई भी इस मानवता की सेवा से अपने आप को प्रभावित ना हो जाए। यदि हम किसी की सेवा न कर पाए तो हम किसी की सेवा पर हमला भी करने का अधिकार नहीं रखते हैं। हालांकि इसके लिए सरकार ने अध्यादेश आज जारी किया है, जिसमें इस कानून का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा भी दे सकता है। अब है कि अब इसका लाभ भारत को ऐसा मिल रहा है या मिल सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख में वृद्धि हुई है, कारण हम 120 देशों की हेल्प किए, हम नाम का नेतृत्व कर रहे हैं, नीतियों की स्थापना में भारत की योगदान है, विकासशील देशों का नेतृत्व भारत कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रारंभिक सदस्य राष्ट्र है, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता की दावेदारी करने का ये भारत पहला शर्त को पालन भी कर रहा है। पहला देश के रूप में उभर करके आ रहा है, ये शर्त के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यूएनओ में अस्थायी सुरक्षा के लिए कोई पात्रता के लिए कोई ऐसा मानदंड नहीं बनाया गया है। लेकिन जिस तरीका से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, उस स्थापना में जो योगदान भारत की है और वर्तमान तक उसकी योगदान को देखा जाए तो यहाँ भारत अपना इस आधार से दावा कर रहा है। तो विश्व में भारत नेतृत्व करने के लिए उभर सकता है, कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का 68% लोकप्रियता के साथ आगे देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 61% दूसरा स्थान पर अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत में देखा जा रहा है। तो जो भी है, भारत 2-3 देशों के संगठन जोड़ करके या महाशक्तियों से जुड़ करके भारत इसका नेतृत्व करने में अपनी सक्षम भूमिका को निभा सकता है। एक लाभ भारत को यह मिल सकता है। दूसरा बात है कि भारत की तकनीकी संसाधनों का यदि विकास हो जाए तो भारत के पास वो कच्चा माल है जहां विश्व की अर्थव्यवस्था का केंद्रबिंदु के रूप में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत उभर सकता है। भारतीय संस्कृति को सदैव आदरणीय रूप में रहा है, इसे स्थापित और भी बृहद पैमाने पर कर सकते हैं। जैसे आज हम किसी को प्रणाम करते हैं तो आज हमारी संस्कृति ऐसी प्रकार से करबद्ध रूप में रहा है, हाथ जोड़ कर रहा,
हम पाश्चात्य संस्कृति के साथ हम जब कहते हैं हाथ मिलाया जाता है, यह हाथ मिलाने से कोरोना फैलता है। आज उन पाश्चात्य देशों में भी आज भारतीय संस्कृति की जयकारा हो रही है। हम अपनी संस्कृति को और अपने इतिहास की ओर लौटकर वर्तमान से जोड़कर विश्व व्यवस्था का नेतृत्व की भूमिका हम बढ़ाने में हमारी भारत की योगदान हो सकती है। मानवीय मूल्यों की समीक्षा इस आधार से किया जा सकता है। अब है कि ये मौलिक कर्तव्य का यदि हम पालन ढंग से निभा लें तो यह एक वर्ल्ड का एक ऐसा इतिहास बनेगा जिस इतिहास की पन्नों पर भारत सदैव स्वर्णाक्षर शब्दों में इस काल की अवधि का गणना करने वाला प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत रहेगा। अभी हमने कोरोना के बारे में बताया है आज तक की घटना को लेकर के, लेकिन ये आंकड़े कोरोना प्रकरण में और भी आगे बढ़ेंगे। भारत अभी टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। इस टर्निंग पॉइंट में भारत पीछे हट सकता है। कोरोना की संख्या कम हो जाएगा तो नीचे घटती चली जाएगी, लेकिन यदि हम इसकी आपसी सहयोग की भावना में मौलिक कर्तव्यों का संपादन करने में यदि भारतीय चूकता है तो निश्चित रूप से इसका भयावह परिणाम भी उभर सकता है। इसलिए आपसी सहयोग के द्वारा, आपसी जागरूकता के द्वारा, इस जागरूकता के प्रचार के माध्यम से हम इस कोरोना की महामारी को फिलहाल अभी सामना कर सकते हैं। दूसरा, इस प्रकार की जागरूकता को फैलाया जाए, अफवाहों से बचनी चाहिए और सोशल साइट पर जिस प्रकार का यदि कोई अफवाह उभर के आता है तो उसे आगे नहीं बढ़ाना, यह भी हमारा एक धर्म है। आप इसे मैं इस तौर पर गुजारिश करना चाहूँगा, आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाने का आप प्रयास करेंगे, कष्ट करेंगे, ताकि हम अगला दिन आगे और भी कुछ नवी रणनीति के साथ हम उभर कर आपके बीच में लाएंगे और इस तरीक़ा से हमारी संवाद जारी रहे। इसलिए नम्र निवेदन है कि आप बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।